एनसीईआरटी ने न्यू टेक्स्ट बुक्स लॉन्च कर दी है एंड इन टेक्स्ट बुक्स में या ये जो न्यू लॉन्च बुक है एनसीईआरटी की, इसमें सर्टेन चेंजेस किए गए हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग फ्यू कंट्रोवर्सीज फ्लोटिंग अराउंड दीज चेंजेस। एंड जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है वो रिलेटेड है बड़ी ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिवोल्ट से, दैट इज पाइका रिवोल्ट। हुआ क्या है कि क्लास 8th की जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी ने उसमें पाइका रेबिलियन को ऐड नहीं किया है, जिसके बाद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकलैश इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उसके बाद एनसीईआरटी ने यह कोट किया है कि दिस रिवोल्ट, दैट मींस द पाइका रिवोल्ट, विल बी एडेड इन द सेकंड वॉल्यूम ऑफ द बुक दैट विल बी रिलीज्ड लेटर इन दिस ईयर। सो ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है पाइका रेबिलियन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। तो इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि जो पाइका रिवोल्ट है वो क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, कॉजेस क्या क्या थे, इसका इंपैक्ट क्या था और क्यों 2017 में उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा था कि जो 1857 है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, पाइका रेबिलियन को एक्चुअल में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना चाहिए या जो है इसको स्टेटस दे देना चाहिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहां पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पाइका रेबिलियन को ही माना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है और इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था, तो इस वजह से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब पॉइंट्स पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं इन डिटेल। हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम आईएएस। इसी तरीके की क्वालिटी कंटेंट एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू आर स्टक in your UPSC preparation, you don't know how to start your preparation, when to start your preparations, जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू यूपीएससी, आप वो अपने सभी डाउट्स श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म में फिल कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में पिंड है, उसको वहां पर मिल जाएगा। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं फिर हमारे जो क्वालिफाइड मेंटर्स हैं उसे रिजॉल्व करेंगे। सो इसके साथ जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही ये सामने आया कि पाइका रेबिलियन को ऐड नहीं किया गया है, स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया उड़ीसा स्टेट से, एंड उसके बाद जो है एक कंट्रोवर्सी जो है ट्रिगर हो चुकी है। तो इस रिवोल्ट को बहुत ही इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पाइका रेबिलियन है, जो पाइका रिवोल्ट है, इसमें जो टर्म है पाइकास, पहले तो ये समझिए कि ये कौन थे। देखिए 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन धीमे धीमे करके स्टार्ट होता है। उससे पहले अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहां पे नेटिव रूलर्स थे। ठीक है, नेटिव रूलर्स थे। तो 16th सेंचुरी से जो गजापति किंग्स रहे हैं वो क्या करते थे, वो पाइकास को रिक्रूट करते थे। कैसे रिक्रूट करते थे? एज मिलिट्री रिटेनर्स। और ये जो मिलिट्री रिटेनर्स थे या जो पाइकास थे अपनी मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। जब भी स्टेट पर इस तरीके की कोई खतरा आता था तो डिफेंड करते थे, उड़ीसा स्टेट को डिफेंड करते थे। एंड अपनी मिलिट्री सर्विसेज के रिटर्न में इनको क्या दिया जाता था? इनको रेंट फ्री हेरिडिटरी लैंड्स प्रोवाइड किया जाता था। ऑब्वियसली बात, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रिटर्न में कुछ मिलता है। तो रिटर्न क्या था? हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड। एंड उस लैंड पर क्या करते थे जो पाइकास, जब पीस रहता था, जब कोई वॉर की सिचुएशन नहीं रहती थी, तो वहां पर वो फार्मिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे। तो इस वजह से जो पाइकास, इनका रोल ड्यूअल रोल था। जब वॉर का खतरा रहता था या कुछ ऐसा अग्रेशन का खतरा रहता था, इन्वेजन का खतरा रहता था, तो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे स्टेट को। एंड जब स्टेट में पीस रहता था तो जो हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड्स उनको प्रोवाइड किए गए थे उस पर वो फार्मिंग करते थे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो रेंट फ्री लैंड दिया जाता था ना, ये आपके प्रिलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस लैंड को क्या बोला जाता था? इस लैंड को निष्कर जागीर बोला जाता था। आपसे ये पूछा जा सकता है, इस तरीके से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, निष्कर जागीर दिस टर्म इज रिलेटेड टू, 4 ऑप्शन दे देगा, मैच द फॉलोइंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस जो हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड उसे क्या कहते हैं? निष्कर जागीर कहते हैं। फिर ये जो पाइकास थे ना, ये 3 रैंक्स में डिवाइडेड थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। ये जो 3 रैंक्स थी उनका नाम क्या है? प्रहारी, बानुआ एंड भैनकियाश। ये 3 रैंक्स जो है पाइकास, इन 3 रैंक्स में डिवाइडेड थे एंड इनके अलग अलग रोल्स थे। ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो जो स्वार्ड्स हैं वो अपने हाथों में पकड़ते थे, जो तलवार है वो पकड़ते थे। जो सेकंड रैंक थी वो आर्चरी, ठीक है, आपका तीर धनुष। एंड जो थर्ड रैंक है वो वॉर फ्रंट्स हुआ करती थी। जब भी इन्वेजन या फाइट होती थी तो वहां पर ये लोग फ्रंट पर रहते थे। तो पाइकास कौन है मैंने आपको बता दिया। इनको जो रेंट फ्री लैंड दिया जाता था उसका टर्म क्या था? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, वो मैंने आपको बता दिया। एंड इनके बीच की जो और इनकी जो रैंक्स थी, किन रैंक्स में डिवाइडेड थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 16th सेंचुरी से
एक ट्रेडिशन था कि जितने भी नेटिव रूलर्स थे उड़ीसा के, वो पाइकास को रिक्रूट करते थे एज मिलिट्री रिटेनर्स, एंड उसके बदले उनको लैंड प्रोवाइड किया जाता था, रेंट फ्री लैंड। अब 19th सेंचुरी आते आते क्या स्टार्ट हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। 1757 में वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तो बंगाल का कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। उसके बाद सेवरल बैटल्स स्टार्ट होती हैं, जैसे आपका मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स एंड सो ऑन। इस तरीके से काफी वॉर्स चलती हैं। एंड 1803 आते आते, जब 1803 आया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है, उड़ीसा पर अपना कंट्रोल कर लिया। वहां पर जो किंग थे, ठीक है, वहां पे किंग जिनका नाम मुकुंद देव टू था, इनके साथ एक अग्रीमेंट करते हैं हारकोट। ठीक है, हारकोट एक डील या अग्रीमेंट साइन करते हैं, जहां पर यह बोला गया कि जो मुकुंद देव टू हैं उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा एंड साथ ही साथ 4 परगनास भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये डील स्टक हो गई। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास किसी भी टेरिटरी का कंट्रोल आता था ना, तो वो क्या करते थे, इसी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हुआ। वो क्या करते थे, वो उस टेरिटरी या प्रोविंसेस की जो भी कस्टम्स चल रही है, जो भी एक प्रोसेस चल रहा है, उसको चेंज करके अपना नया सिस्टम इंपोज कर देते थे। तो पाइकास, जिनको रेंट फ्री लैंड प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है, ये सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इनके एम्प्लॉयज ने सब खत्म कर दिया। तो जो स्टेटस, जो हायरार्की, जो लाइवलीहुड पाइकास एंजॉय कर रहे थे प्रायर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो सारे प्रिविलेजेस, वो सारे स्टेटस, वो सारे लाइवलीहुड जबरदस्त तरीके से डिक्लाइन हो गए। तो जब भी स्टेटस, लाइवलीहुड डिक्लाइन होगा तो क्या होगा, एक डिसकंटेंट आएगा, एक एंगर आएगा टुवर्ड्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये धीमे धीमे जो है बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ। अब जब ये डील स्ट्रक हुई मुकुंद देव टू और हारकोट के बीच में, तो ये जो डील में प्रोविजंस रखा गया था कि ये अमाउंट या ये कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये कंपनसेशन या ये डील एज यूजुअल ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट नहीं करी या फुलफिल नहीं किया। जिसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फिगर, जय राजगुरु, जो कि किंग के कस्टोडियन थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिवोल्ट प्लान किया। ठीक है, 1817 में एक्चुअल पाइका रिवोल्ट स्टार्ट होता है। उससे ठीक 1 साल पहले, क्योंकि ये डील के जो टर्म्स थे वो फुलफिल नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, तो क्या हुआ, उसके बाद रिवोल्ट की प्लानिंग करी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जय राजगुरु और उनके साथ जो मुकुंद देव टू थे, जो लीड कर रहे थे, ये जो रिवोल्ट है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसके बाद जय राजगुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया गया। एंड उसके बाद जो किंग थे, मुकुंद देव टू, इनको भी एक्साइल में भेज दिया गया। तो लाइवलीहुड भी जा रही है, पाइकास का स्टेटस भी कम हो रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं, रिवोल्ट की कोशिश की जा रही है, तो जो उसको लीड कर रहा है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है, जो उनके नेटिव रूलर्स थे उनको एक्साइल में भेजा जा रहा है। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो एक डिसकंटेंट, एक गुस्सा आमतौर पर डेवलप होगा। लेकिन अब आपको अगर यूपीएससी का आंसर लिखना है तो यू हैव टू राइट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। एंड द स्ट्रक्चर्ड वे, अगर आपसे कोई कॉजेस पूछेगा, दैट द प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे टू मेंशन और टू राइट द कॉजेस, that you have to bifurcate these causes into 3 or 4 dimensions. When it comes to Paika rebellion, I have bifurcated the causes into 3 important dimensions. The first dimension is political causes, the second dimension is economic causes, and the third dimension is your social causes. So एक एक करके हम तीनों causes को समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही easy language में. Now the first cause is पॉलिटिकल कॉजेस. भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने सबसे पहले बताया कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आया तो जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था पूरी तरीके से चेंज हो गया. ठीक है, जो नेटिव रूलर्स थे या जो नेटिव रूल था, खुर्द डायनेस्टी या जो खुर्द किंग, ये खत्म हो गया. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे, वहां पे जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे थे वो क्या हो गए, वो पूरी तरीके से चेंज हो गए. एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो नए चेंजेस रखे, पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है, पॉलिटिकली जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है, ये जो लोकल पब्लिक थी, ये इनके साथ ये सूट नहीं किया. इस वजह से एक डिसकंटेंट जनरेट होता रहा टुवर्ड्स दी पॉलिटिकल, ठीक है, और टुवर्ड्स दी पॉलिटी.
तो पॉलिटिकल कॉजेस सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भाई जो नेटिव रूल इतने सालों से चल रहा है वो चेंज हो गया, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा जो कि इनका काफी टफ भी रहता था, कई सारे क्लॉजेस रहते थे, वो चीजों के साथ पब्लिक एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। नाउ इकोनॉमिक कॉजेस, अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो पाइकाज हैं इनका तो रेंट फ्री लैंड्स थे, जो इनको प्रोवाइड किया जा रहा था यही ले लिया, तो डायरेक्टली इनकी लाइवलीहुड इंपैक्ट कर गई, लाइवलीहुड इंपैक्ट कर गई। प्लस पॉलिटिकल में आपका ये भी था कि जो प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते थे वो सब भी बंद कर दिया, तो नया पूरा ही ऑल टुगेदर नया सिस्टम आ गया। देन इकोनॉमिक कॉजेस में मैंने आपसे बताया कि भाई जो रेंट फ्री लैंड्स थे उसको कॉन्फिस्केट कर दिया, तो जब उस लैंड पर क्या होता था, उस लैंड पर पाइकाज फार्मिंग करते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पीस रहता था स्टेट में तो वहां पर फार्मिंग करते थे, इस फार्मिंग से उनकी लाइवलीहुड चलती थी। अब जब लैंड ही नहीं रहेगा तो फार्मिंग नहीं होगी, जब फार्मिंग नहीं रहेगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उनकी लाइवलीहुड पर पड़ेगा, इकोनॉमिकली वो डिप्राइव्ड हो गए, ठीक है, इकोनॉमिकली वो डिप्राइव्ड हो गए। देन एक तो इन्होंने जो सिस्टम चल रहा था वो बदल दिया, फिर जो न्यू सेटलमेंट लॉ थे या जो लैंड सेटलमेंट या जो आपका रेवेन्यू सेटलमेंट था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स ये इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके चलते क्या हुआ कि जो पाइकाज हैं ऑलरेडी जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो चुके थे क्योंकि उनको रेंट फ्री लैंड्स उनसे कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, उन पर ये बर्डन आ गया किसका, न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स का। फिर क्या हुआ कि न्यू करेंसी पॉलिसी भी इंपोज कर दी, सिल्वर करेंसी जो है वो इंपोज कर दी। अब सोचिए आपके इतने टाइम से इंडिपेंडेंट इंडिया में 1947 से करेंसी चल रही है, इस करेंसी को अगर एकाएक चेंज कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही पैनिक मच जाएगा, तो न्यू करेंसी पॉलिसी जो है इंपोज कर दी। फिर क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो लोग सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते थे ना, इसको ही डिप्राइव कर दिया कि नहीं आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, प्लस टैक्सेशन भी बढ़ा दिया। तो एक चीज, पहले आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, तो वहां पे आपके चार्जेस नहीं लग रहे। अब आपको वो मैन्युफैक्चरिंग करने का राइट ही रोक दिया है, डिप्राइव कर दिया, प्लस जो आप कंज्यूम कर रहे हो उस पर भी टैक्सेशन इंपोज कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता चला जाएगा। तो रेंट फ्री लैंड जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिया, ठीक है, वो कॉन्फिस्केट कर लिया। फिर न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट उसका बर्डन आ गया, फिर न्यू करेंसी पॉलिसी इंपोज कर दी, न्यू करेंसी, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग की राइट थी उसे भी डिप्राइव कर दिया, एंड टैक्सेशन भी इंपोज कर दिया। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, एंड थर्ड वन इज सोशल कॉजेज। ये सब मिला के क्या हुआ कि रिवोल्ट का बैकग्राउंड पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, या रिवोल्ट के सीड्स फ्रक्टिफाई हो चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइकास का जो स्टेटस था वही डिक्लाइन हो गया जब वो मिलिट्री सर्विसेज, किसी भी स्टेट में अगर आप मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ यू आर प्रोटेक्टिंग दैट स्टेट, इफ यू आर डिफेंडिंग दैट स्टेट, यू हैव अ स्टेटस, यू हैव अ वेरी सोशल, यू हैव अ वेरी हाई सोशल स्टेटस। बट वो सारा स्टेटस ही जो है छिन गया क्योंकि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज हो गया। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉजेस, ये ऐसे इंपॉर्टेंट 3 डायमेंशंस थे जिसने पाइका रिवोल्ट के सीड्स को फ्रक्टिफाई कर दिया था। अब देखिए एक और इंसिडेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, जगबंधु जी, ठीक है, बक्सी जगबंधु विद्याधर जी, ये हीरो थे पाइका रेबिलियन के। ये क्या थे, ये जनरल थे किंग मुकुंद देव टू के। अब इनको क्या किया गया, ठीक है, इनको क्या किया गया, फ्रॉडलेंट तरीके से, फ्रॉड से, ठीक है, या अनफेयर तरीके से इनको एक्सपेल करा दिया गया, ठीक है, इनको एक्सपेल करा दिया गया। इनको जो पेमेंट वगैरह जो इनको सब कुछ मिला था, जो पैसे सैलरी जो मिल रही थी वो सब इनकी बंद करा दी, इनका जो लैंड था वो कॉन्फिस्केट कर दिया, बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया, बहुत ही बुरी, ह्यूमिलेट किया, एक तरीके से ह्यूमिलेट कर दिया। अब ऑलरेडी पॉलिटिकल कॉजेस चल रहा है, ऑलरेडी इकोनॉमिक डिप्राइवेशन चल रहा है, सोशल जो स्टेटस है वो डिक्लाइन हो चुका है, और ऐसे में ये जो ह्यूमिलेशन हुई, ठीक है, जगबंधु विद्याधर जी के साथ, इसने पाइकास को और ज्यादा एंगर्ड कर दिया। तो लाइवलीहुड, इकोनॉमी, लैंड आपका कॉन्फिस्केशन, ठीक है, ये सारी चीजें, एंड प्लस ये जो ह्यूमिलेशन हुई, इन सब ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया एंगर को और डिसकंटेंट को, एंड इवेंचुअली 1817, मार्च 1817 में जो रिवोल्ट है ये ब्रेकआउट हो गया। ये आपका खुद रीजन जो है यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते डिफरेंट रीजन्स में आप देख सकते हैं, ये सारे रीजन्स, ठीक है, बानपुर हो गया, पूरी हो गया, कटक हो गया, इन सब रीजन में जो है उड़ीसा के ये जो रिवोल्ट है ये बड़ी तेजी से स्प्रेड होने लगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो पहला ऐसा रिवोल्ट था जो बिल्कुल यूनाइट होके, ठीक है, बिल्कुल
एक साथ होके जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आया था। एंड इससे 40 इयर्स पहले ये रिवोल्ट इसी तरीके का, ठीक है, ये रिवोल्ट इसी तरीके का रिपीट कर चुका था। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया मार्च 1817 में 400 खोंस जो हैं ये मार्च करते हैं, इनके साथ जो पाइकाज हैं ये भी मिलते हैं, और ये दोनों ग्रुप्स, ठीक है, फियर्स अटैक करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फियर्सली अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पर। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, इनको अटैक किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया जाता है, ठीक है। जो ट्रेजरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इसी स्टेट से जो है इन्होंने छीन लिया था एक तरीके से, वो सब वापस जो है एक्वायर किया जाता है। तो इस तरीके से रिवोल्ट बड़ी तेजी से जो है बढ़ने लग गया था। एंड पाइकास को लीड कौन कर रहे थे? बख्शी जगबंधु विद्याधर जी, द हीरो ऑफ पाइका रिवोल्ट। तो इस तरीके करके जब तेजी से रिवोल्ट बढ़ने लग गया, बट जैसे हमने हर रिवोल्ट में देखा है कि इवेंचुअली जो ब्रिटिशर्स की फोर्सेस थी वो काफी सुपीरियर हुआ करती थी, यानी इवेंचुअली जो है इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, ठीक है, इवेंचुअली इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। बट इसका इंपैक्ट ये था कि 40 इयर्स के बाद हमने देखा रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में जो हमने एक यूनाइटेड रेजिस्टेंस देखा था टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, 40 इयर्स पहले यही रेप्लिकेट करने की कोशिश करी गई थी पाइका रिवोल्ट में, पाइका रेबिलियन में। दैट्स वाई उड़ीसा इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह ट्रीट करता है। एंड प्रपोजल भी दिया था कि 1850 रिवोल्ट ऑफ 1857 की जगह जो पाइका रेबिलियन है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया। बट उड़ीसा में इसे बहुत ही प्राइडली जो है इस रिवोल्ट को देखा जाता है और फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस की तरह जो है इसे रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। दैट्स वाई अगर इतना इंपॉर्टेंट रिवोल्ट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हीरो की मेंशन अगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं होगी तो डेफिनेटली ब्लैकलैश आएगा, अक्रॉस इंडिया ब्लैकलैश आएगा। इस वजह से एनसीईआरटी ने बोला है कि जो सेकंड एडिशन है इस बुक का, एनसीईआरटी का, उसमें डेफिनेटली इस चैप्टर को ऐड किया जाएगा। सो ये था इंटायर वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एग्जामिनेशन में आपसे इसी तरीके से सवाल पूछेगा, बैकग्राउंड क्या रहेगा, रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, इसका इंपैक्ट क्या है, उसी सीक्वेंस में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो आप अपने डाउट कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा एंड कॉमेंट भी जरूर से करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।